मैं अपनी पुस्तक मीठे फल की अंतिम कहानी अपराधी कौन का भाग 1 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। बरसों बीत गए। चंदनपुर की भूमि पर आसमां खुशियों के बारिश से तपती भूमि को प्रेम से सींच रही है। लहलाते हुए पौधे व पुष्पों पर आसमां का रंग उतर आया है, मानो पत्ते पर गिरे बूंद पर आसमां नृत्य कर रहा हो। वो क्षण पंडित दीनानाथ वृक्षों व पुष्पों को प्रेमालिंगन में नृत्य करते हुए देख आनंद मंद हो आसमां की तरफ देखते हुए, दीनानाथ, देखो, ये वृक्ष, ये पुष्प और नदियां की लहरें प्रेमातुर में मग्न हो कैसे उछाल ले रही है, मानो ये आसमां को चूमने के लिए उद्यत हो रही हो। तभी घर का नौकरानी भागते हुए बगीचे में पहुंचती है। ये देख दीनानाथ, अरे क्या हुआ? कौन सी खुशी तुम्हें भगा रही है? कुछ क्षण नौकरानी, चंदा मुस्कुराते हुए, चंदा, पंडित जी, जरा गौर से सुने, लल्ला पुकार रहा है। इतना सुनते ही भागते हुए पंडित घर पहुंचते हैं। कुछ क्षण महिलाएं पंडित को देखते ही, बेटा हुआ है, कम से कम अब तो झोली खोल दो। दीनानाथ, अरे अभी तो बच्चे को गोदी में भी नहीं लिया, इधर खाली झोली को और कितना खाली करना पड़ेगा। तभी महिलाएं एक स्वर में, अब कंजूसी नहीं चलेगी। दीनानाथ, जरा मेरा भी तो मजबूरी समझो। पंडिताई में कहाँ कुछ खास मिलता है, किसी तरह 2 वक्त का भोजन नसीब होता है। कम से कम तुम लोग को तो खर्चे की बात न करो। उच्छल महिलाएं, पंडित, तुम ऐसे नहीं मानोगे, आप शांति से ही बात करना पड़ेगा। दीनानाथ, शांति को आराम करने दो, उसे क्या पता बगीचे में फल है भी कि नहीं। उदयराम पंडित के वक्तव्यों को सुन शांति से नहीं रह गया। शांति, पंडित, इनका कहना मान जा, वरना घर में रखे सारे गल्ले दान दे दूंगा। इतना सुनते ही पंडित भौचक्का हो जाता है। दीनानाथ, अब आप लोग शांति शांति जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। तभी महिलाएं, ये हुई ना बात, अब तो पंडित मुस्कुरा दो। इतना कहते हुए सब के सब महिलाएं चली जाती हैं। इधर पंडित अपनी पत्नी के पास पहुंच दीनानाथ, अय पंडिताइन, क्या करना पड़ेगा? शांति, कम से कम गांववासियों को तो भोजन खिलवा दो। दीनानाथ, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब तक पत्रा को हाथ में ले शुभ मुहूर्त देखते हुए दीनानाथ, इस महीने के 12 तारीख का मुहूर्त अति उत्तम है। शांति, अच्छा होगा, रिश्तेदारों को अभी से जाकर निमंत्रण दे दो, नहीं तो अकेले हर जगह नहीं पहुंच पाओगे। दीनानाथ, हम पूरी कोशिश करेंगे, आज से ही निमंत्रण देना शुरू कर देंगे। आखिरकार बच्चा को झूला पर स्नान के लिए बाहर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में गंगा घाट पहुंच जाते हैं। तभी अपने मित्र डॉक्टर हेमंत को देखते ही दीनानाथ, अरे ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इतना सुनते ही रुक जाते हैं। डॉक्टर हेमंत शुक्ला, कहिए दीनानाथ जी, क्या हाल चाल है? दीनानाथ, इस महीने के 12 तारीख को बेटी की बरसी है, समय निकालकर भोजन पर पहुंच जाना। डॉक्टर हेमंत, हम जरूर पहुंचेंगे। वैसे भाभी जी से मिले काफी वक्त बीत गया। दीनानाथ, अच्छा होता है, आने की खबर दे दिया होता तो इसी बहाने तुम्हारे भाभी जी के हाथों देसी लड्डू हमें भी नसीब हो जाता। इतना सुनते हुए डॉक्टर हेमंत जी, पंडित जी मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर हेमंत, अच्छा अब हम चलते हैं, कल मुलाकात होगा। दीनानाथ, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर हेमंत, अरे यार, कितनी बार कहा है मुझे डॉक्टर साहब न बोला कर। दीनानाथ, अब तो डॉक्टर साहब बोलना पड़ेगा। डॉक्टर हेमंत, तू खेल खेल में जब मुझे दौड़ाता था और कहता, हेमू, इतना तेज मत दौड़ो, गिर जाएगा, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। इतना कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चला जाता है। इधर देर रात तक
सबको न्योता दे पंडित घर पहुंचता है। पंडिताइन देखते ही चाय पानी लेकर आती है। शांति, बड़े खुश हो, हमें भी तो हकदार बनाओ। दीनानाथ, आज बरसों दिन बाद हेमू से मुलाकात हुआ। शांति, अरे वही डॉक्टर साहब। दीनानाथ, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब। शांति, कल तो भोजन पर पहुंचोगे? दीनानाथ, हाँ हाँ, जरूर पहुंचेंगे। तुम्हारे हाथों का लड्डू खाए बरसों दिन बीत गया है, तो खाने जरूर आएगा। इतना सुनते ही शांति मुस्कुराने लगती है। आखिरकार रात बीतता है। सुबह होते ही तैयारी जोरों पर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गांववासी, मेहमानगण, सब के सब निमंत्रण में उपस्थित होते हैं। तभी पंडित की निगाह डॉक्टर हेमंत पर पड़ती है। पास पहुंच गले लग एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर हेमंत, अरे भाई, बच्चा को अभी मिला ही नहीं। तभी शांति बच्चा को डॉक्टर साहब की गोदी में दे देती है। डॉक्टर हेमंत, बड़ा प्यारा बच्चा है, उसे नाम क्या रखा है? दीनानाथ, अभी नामकरण नहीं हुआ है। डॉक्टर हेमंत, आखिर किस बात की देरी? आज से ही तुम्हारे जीवन का दीपक है। दीनानाथ, चलो, अच्छा हुआ कि आपका आशीर्वाद मिल गया। पुनः बच्चे को चूमते हुए शांति की गोद में पकड़ा देते हैं। सब के सब भोजन कर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। एक बार पुनः पंडित जी हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन प्रकट करते हैं। आखिरकार सब के सब पंडित जी का तारीफ करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा सयाना होता है। तभी अपने बच्चे को पुकारते हुए शांति, दीपक, जा पास के दुकान से नमक ला दे। दीपक, ठीक है माँ, अभी जाता हूँ। इतना का संदूक से पैसा ले दुकान पर पहुंचता है। दीपक नमक ले जैसे ही मुड़ता है, उसका कुछ पैसा गिर जाता है। तभी पास में खड़ी रोशनी, रुक जाओ, मैं उठाती हूँ। रोशनी पैसा उठाकर दीपक को पकड़ाती है। मुस्कुराते हुए दीपक अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधे घर पहुंच जाता है। दीपक, माँ, नमक रख दिया? शांति, ठीक है बेटा। दीपक, माँ, जा रहा हूँ खेलने। शांति, समय से आ जाना। दीपक, ठीक है माँ। इतना कहते हुए खेलने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में थक कर वहीं पास दूसरे लड़के के साथ बैठ जाता है। उस क्षण दीपक उस लड़के को ढेर सारा पैसा गिनते हुए देख वो पूछ बैठता है। दीपक, अरे भाई, काफी पैसा गिन रहे हो? सुधांशु, तुझे भी गिनना है? दीपक, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुधांशु, चल मेरे साथ, देख चंद समय में कैसे पैसा कमाया जाता है। दीपक, ठीक है, चलिए। आखिरकार सुधांशु के साथ जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है। पुनः सट्टा लगता है और थोड़ी ही देर में एक बार सुधांशु पुनः जीत जाता है। ये देख दीपक भी हैरान हो जाता है। दीपक, भाई, मुझे भी सट्टा खेलना सिखा दो। सुधांशु, कल रकम लेकर यही मिल, फिर देख कैसे तुझे मालामाल बनाता हूँ। दीपक, ठीक है भाई। दीपक अपने घर पहुंच भोजन कर सो जाता है। देर रात जब उसकी नींद खुलती है, वो धीरे से अलमारी की चाबी ले कुछ रकम अपने बैग में रख देता है। सुबह जब स्कूल के लिए तैयार होता है, शांति, बेटा भोजन समय पर कर लेना। दीपक, ठीक है माँ। उठकर साइकिल पर सवार हो दीपक उसी स्थान पर पहुंचता है। पहले से ही सुधांशु इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही सुधांशु, रकम लाया है? दीपक, हाँ भाई, लाया हूँ। सुधांशु अपने साथ जुए के अड्डे पर ले जाता है। सट्टा लग जाता है, पर इस बार अंजाम बुरा होता है। वो सारा रकम हार जाता है। दीपक मायूस हो जाता है। उसे देख सुधांशु, चिंता मत कर, इस बार हाथ नहीं लगा तो क्या हुआ, अगली बार तुझे जिताऊंगा। दीपक, फिर से रकम लाना पड़ेगा? सुधांशु, हाँ, फिर से रकम लाना पड़ेगा। मायूस दीपक घर पहुंचता है। तभी शांति उसे हैरान देख, शांति, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? दीपक, कुछ नहीं माँ, बस
थक गया हूँ। शांति, तो जा आराम कर ले। दीपक अपने शयन कक्ष में चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो गहरे नींद में चला जाता है। देर रात तक जब दीपक का नींद खुलता है तो वो पुनः चाबी ले अलमारी खोल पैसे चुराने लगता है। तभी खटखट की आवाज से पंडित दीनानाथ का नींद खुल जाता है। वो चुपके से कमरे में पहुंच बेटे को रंगे हाथ चोरी करते पकड़ लेता है। पंडित क्रोध में चिल्लाते हुए, दीनानाथ, ये क्या, अब चोरी से तू तरक्की करेगा? दीपक, पिताजी, गलती हो गया, अब ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। पंडित जी क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शांति की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उनके पास पहुंचती है। शांति, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दीनानाथ, तुम्हारा प्यारा बेटा अपने ही घर को साफ करने में तुला है। शांति, दीपक, तुझे कुछ जरूरत था तो मांगा क्यों नहीं? ऐसा करने की क्या जरूरत है? अपनी माँ की बात सुन दीपक सर झुका लेता है। शांति, अब आप भी शांत हो जाओ। रात में इतना ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है। आखिरकार सब के सब अपने अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। पंडित सुबह होते ही अपने बेटे को साथ ले सीधे डॉक्टर हेमंत के अस्पताल पहुंचता है। तभी डॉक्टर हेमंत की निगाह पड़ते ही, डॉक्टर हेमंत, कहिए दीनानाथ, कैसे आना हुआ? दीनानाथ, हेमू, मुझ पर एक कृपा करना। डॉक्टर हेमंत, ये कैसी बात कर रहा है? तू मेरा मित्र है, तेरा मुझ पर हक बनता है, बोल क्या बात है? दीनानाथ, दीपक को कोई काम दे दो। डॉक्टर हेमंत, अभी तो इसका खेलने कूदने का उम्र है। दीनानाथ, खेलना कूदना बहुत हो चुका, अब बस इसके लिए कोई काम ही बेहतर होगा। डॉक्टर हेमंत, ठीक है दीनानाथ, हम कुछ करते हैं। दीनानाथ, दीपक, हेमू के साथ दिल लगाकर काम कर। जब छुट्टी मिले तो ही घर आना, वैसे हम बीच बीच में तुमसे मिलने आते रहेंगे। दीपक, जी पिताजी। जैसे ही दीनानाथ चलने को होते हैं वैसे ही एक बार पुनः दीपक पास पहुंच, दीपक, पिताजी, मेरी चोरी को नादानी समझ माफ करना। दीनानाथ, तो मेरे माफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खुद को काबिल बना तो देखना ये हाथ तुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे, न कि माफी के लिए। इतना कहते हुए दीनानाथ गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल जाता है। उधर डॉक्टर हेमंत दीपक को केबिन में बुलाते हैं। डॉक्टर हेमंत, दीपक, मार्केट से दवा लाने का काम तुम्हारा होगा। दीपक, जी सर। डॉक्टर हेमंत, वैसे गाड़ी चलाना आता है? दीपक, सर थोड़ा बहुत। डॉक्टर हेमंत, तो जल्द से जल्द सीख लो, बेहतर होगा। दीपक, जी सर। आखिरकार धीरे धीरे गाड़ी चलाना भी सीखने लगता है। उधर मार्केट से जरूरी दवा अस्पताल में लाने लगा। उसके काम से डॉक्टर साहब भी प्रभावित हुए। डॉक्टर हेमंत, दीपक, बहुत खूब, और भी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही इंसान को सफल बनाता है। दीपक, जी सर। तभी रोशनी केबिन में आती है। रोशनी, पापा, मेरी गाड़ी छूट गया। डॉक्टर हेमंत, कोई बात नहीं बेटी, दीपक तुम्हें छोड़ देगा। रोशनी, जी पापा। अंतर दीपक की गाड़ी पर सवार हो रोशनी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में रोशनी, अब तो हाथ से पैसा नहीं छूटता। मुस्कुराते हुए दीपक, अब तो मेहनत करते हैं, इसलिए संभलना सीख गए। तभी बातों बातों में कॉलेज पहुंच जाते हैं। रोशनी उस क्षण अपने दोस्तों से परिचय कराते हुए, रोशनी, दीपक, इनसे मिलो, सनी, और ये राहुल, और ये अभिनव, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दीपक सबसे हाथ मिलाकर गले लगते हुए एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। रोशनी, आज से मेरे दोस्तों में एक और इजाफा हो गया, अब दीपक भी शामिल हो गया। सनी, आज का दिन हम सबके लिए खास है। राहुल, खास तो होगा ही, क्योंकि दीपक की रोशनी हमारे साथ है। तभी घंटी बजती है। अभिनव, चलो भाई, क्लास का समय हो गया। रोशनी, दीपक,
शाम को 4 बजे तक आ जाना। दीपक, ठीक है, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। इतना कहते दीपक अपनी गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। इधर तब तक सब के सब क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर रैदास का आगमन होता है। प्रोफेसर रैदास, आज का विषय है अणुवाद। एक अणु की संरचना को पूरी तरह तोड़कर अंतिम संरचना को जाना जा सकता है। अणु को जितनी बार विभक्त करोगे उतनी बार त्रिश्रृंखला के रूप में प्रकट होता चला जाएगा। त्रिश्रृंखला का क्रमबद्ध विकास का कोई अंत नहीं है। यह यात्रा ब्लैक होल जाने के जैसा होगा। अनंत काल में प्रवेश करना जिसका कोई सीमा नहीं, सीमा रहित यात्रा कहाँ ले जाएगा? समय के अंतराल में छिपा होगा। यहाँ दो रूप प्रकट होता है, काल और दूसरा घटना। काल ही किसी रूप में घटित हो रहा है, तब तक क्लास का समय पूरा हो जाता है। प्रोफेसर रैदास, आज के लिए इतना ही। तत्पश्चात कक्ष से प्रोफेसर बाहर चले जाते हैं। इधर सनी, राहुल और अभिनव घूमते टहलते पुराने पार्क में पहुंचते हैं। तभी सनु, राहुल, अब काफी विलंब हो रहा है, आखिर कब तक रोशनी को यूं ही देखते रहेंगे? राहुल, हाँ यार, तेरा कहना ठीक ही है, पर कैसे और कहाँ बुलाया जाए? तभी अभिनव मुस्कुराते हुए, एक काम मुझ पर छोड़ दो, अगले शनिवार को अपने जन्मदिन के बहाने बुलाएंगे। उसी रात हम तीनों उसे छोड़ने के लिए जैसे ही अपने घर से निकलेंगे, उस दौरान रास्ता बदलते हुए सीधे जंगल के पुराने कंदरा के पास हो पहुंचेंगे। जो करना होगा वही करेंगे। सनी, इतनी आसानी से तो वो मानने वाली नहीं है। राहुल, उसके जूस में वाइन की मात्रा इतना मिला देंगे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। अभिनव, देख, रोशनी आ रही है। तब तक रोशनी पास पहुंच जाती है। देखते ही सनी, रोशनी, अभी तक तुम्हारा गाड़ी नहीं है? रोशनी, कोई बात नहीं, दीपक आता ही होगा। अभिनव, अगले शनिवार को मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना ही होगा। रोशनी, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक दीपक गाड़ी लेकर आ जाता है। वो क्षण रोशनी अपने मित्र को बाय बाय करते हुए सीधे गाड़ी पर बैठ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में रोशनी, वैसे आपका 4 तो 4:10 पर बजता है। दीपक, शायद इसलिए कि तुम्हारे दोस्त 4:10 पर एक साथ हो। रोशनी, शायद मैं किसी पंडित से बात कर रही हूँ। दीपक, तुम तो एक सेवक से बात कर रही हो। रोशनी, चलो, मैं तो सेवक के ऊपर अति प्रसन्न हूँ। दीपक, वैसे सेवक के साथ साथ एक साथी भी हूँ। रोशनी, और मैं दीपक की रोशनी। इतना सुनते ही दीपक मुस्कुराने लगता है। दीपक, उसे बुरा न मानो तो कुछ कहूँ? रोशनी, हाँ, शौक से कहिए। दीपक, ये तुम्हारे दोस्त दोस्त कम और नाटककार ज्यादा लगते हैं। रोशनी, अच्छा, तो ऐसा क्या कर दिया? दीपक, इन पर भरोसा आंख बंद कर के मत करना। रोशनी, मेरे दोस्त के प्रति ऐसी सोच रखना उचित है? दीपक, तुम्हारे प्रति हमदर्दी रखना ज्यादा मायने रखता है। तब तक बातों बातों में घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी से नीचे उतरते वक्त रोशनी जानकर खुशी हुई कि कोई मेरा इतना हमदर्द है। वो क्षण सीधे दीपक अपनी गाड़ी पर सवार हो हॉस्पिटल चला जाता है। इधर दीनानाथ अपनी पत्नी शांति के साथ काफी देर से बेटे का राह देख रहे थे। तब तक दीपक गाड़ी ले आ ही जाता है। अपनी माँ बाप को देखते ही पैर छू आशीर्वाद लेता है। दीनानाथ, बेटा तू मुझसे मिलने नहीं आया, कहीं तू नाराज तो नहीं है? दीपक, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, ये सब आपकी कृपा है। यदि आपने फटकार न लगाया होता तो एक खुशी उपलब्ध न होता। इतना कहते हुए पिताजी के गले लग जाता है। दीपक, माँ, अब तू देर मत कर, ये टिफिन मुझे दे दो। शांति, देसी घी का लड्डू तुझे बहुत पसंद है। दीपक, माँ, तेरे हाथों का लड्डू मुझे बहुत पसंद है। शांति अपने बेटे को गले लगाते हुए, शांति, बेटा, जीवन की लहरें धक्का देती है, इसलिए तू
परिपक्व बन सको। लेकिन जो इन लहरों को कोसता है वह निश्चय ही गिरे हुए बचते हैं। उन्हें दुख व निराशा के सिवा कुछ उपलब्ध नहीं होता। लेकिन जो इन धक्कों से प्रेम करता है वही सफल व्यक्ति है। उन्हें जीवन का तोहफा नसीब होता है, वही भी सफल है और सही मायने में आनंद के हकदार हैं। इतना सुनते ही दीपक पुनः अपने माँ के गले लग जाता है। तब तक डॉक्टर हेमंत का आगमन होता है। देखते ही डॉक्टर हेमंत, अरे दीनानाथ, कहिए कैसे आना हुआ? दीनानाथ बेटे की याद में कदम खुद न खुद चल पड़े। डॉक्टर हेमंत, चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुझसे मुलाकात तो हुआ। दीनानाथ, हेमू, तुमसे मुलाकात होना मेरे लिए फख्र की बात है। डॉक्टर हेमंत, तुम्हारे जैसा मित्र बड़े सौभाग्य से नसीब होता है। इतना सुनते ही दीनानाथ अपने मित्र के गले लगा लेता है। डॉक्टर हेमंत, चलो अब घर, साथ में भोजन करेंगे। दीनानाथ, हेमू, घर पर कोई है नहीं, भोजन फिर कभी साथ करेंगे। डॉक्टर हेमंत, भाभी जी, देखा, अब तुम ही समझाओ, हर बार उधारी नहीं चलेगा। इतना सुनते ही शांति मुस्कुराने लगती है। दीनानाथ, अच्छा हेमू, अब चलते हैं। आखिरकार रिक्शे पर सवार होते होते दीनानाथ, बेटा अपना ख्याल रखना। दीपक, जी पिताजी। तत्पश्चात रिक्शा निकल पड़ता है। अगली सुबह दीपक पुनः गाड़ी ले रोशनी को कॉलेज छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में कॉलेज पहुंच जाते हैं। तभी दीपक जैसे ही अपनी गाड़ी घुमाता है, उस क्षण रोशनी, समय से 10 मिनट पहले आना। दीपक, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, पर किसी कारण से हमारे कदम थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे हो सकता है, पर इस कोशिश में 4 ही बजेगा ये कहना मुश्किल है। रोशनी, अरे यार, तू तो अपना दर्शन अपने पास रख। तब तक मुस्कुराते हुए दीपक अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। तब तक अभिनव और राहुल, सनी अपनी बाइक ले पहुंच जाते हैं। देखते ही रोशनी मुस्कुराते हुए, रोशनी, चलो जल्दी करो, क्लास का समय हो गया। सनी, क्यों परेशान हो रहे हो? एक दिन छूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? रोशनी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बुरी आदत ही कमजोरी है, इस कमजोरी को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। सनी, रोशनी, हम सब समझ गए, अब और न समझाइए, नहीं तो तुम्हारे ज्ञान की वजह से क्लास छूट जाएगा। इतना सुनते ही रोशनी मुस्कुराने लगती है। तभी चलते चलते रोशनी, अभिनव, तुम्हारा बर्थडे तो आज ही है। अभिनव, हाँ, आज ही है। रोशनी, जल्दी जल्दी कुछ गिफ्ट भी नहीं ले आए पाए। अभिनव, गिफ्ट छोड़ो, बस तुम समय पर आ जाना। रोशनी, बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे। तब तक बातों बातों में कक्ष में पहुंच जाते हैं। तभी प्रोफेसर रैदास का आगमन होता है। प्रोफेसर रैदास, अणु भी त्रिसंगठक है। त्रिसंगठक जीवन चक्र चम के अनुरूप श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े रहते हैं। ये एक दूसरे के लिए ऊर्जा का उद्बोधन करते हैं, जिससे आणविक गति बरकरार रहती है। अणु की भीतरी प्रक्रिया अस्तित्व के अनुसार बढ़ते हैं, इसलिए अणु के भीतरी प्रक्रिया को पूरी तरह अनुभव नहीं किया जा सकता। वास्तव में अणु के भीतर गति करना ब्रह्मांड में गति करने के समान है। अणु से दूसरे अणु में प्रवेश करने की विधि को नहीं देखा जा सकता। इनकी भीतरी संरचना अपरिमेय है। तब तक समय भी पूरा हो जाता है। प्रोफेसर रैदास, आज के लिए बस इतना ही। इतना कहते हुए कक्ष से बाहर चले जाते हैं। इधर तब तक क्लासरूम में से बाहर आते ही चलते चलते अभिनव, रोशनी, आज का दिन याद है? रोशनी, जी हाँ, याद है, कहिए तो सेलिब्रेशन अभी से कर दूं। अभिनव, लो हमारा ड्राइवर भी आ गया, चलिए चला जाए। राहुल, जी हाँ चलिए। रोशनी, दीपक आता ही होगा, मैंने उसे बताया नहीं, खामखा परेशान होगा, उसका वेट कर लेते हैं। सनी, सफर लंबा है, देर हो जाएगा, नहीं तो रात को लौट नहीं पाएंगे। रोशनी, ठीक है, चलते हैं, पर उसे बता देते हैं। तभी अपनी मोबाइल से दीपक को रिंग करती है। दीपक, हेलो, हाँ रोशनी, कहिए। रोशनी, दीपक तुम घर लौट जाओ,
आज अपने दोस्त के बर्थडे में जा रही हूँ। दीपक, कम से कम मुझे पहले से ही बता दिया होता, हम भी तुम्हारे साथ चलते। रोशनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समय से आ जाऊंगी। इतना कहते हुए रोशनी फोन कट कर देती है। इधर सब के सब गाड़ी पर सवार हो निकल पड़ते हैं। आखिरकार रोशनी फोन कट कर देती है और थोड़ी देर में सारे दोस्त अभिनव के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। तभी पार्टी की शुरुआत शुरू हो जाता है। सब के सब नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। तभी राहुल कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशीली दवा डाल देता है। उसे उस ड्रिंक को किसी तरह रोशनी को पिला ही देता है। तभी रोशनी अचेत होने लगती है। ये देख राहुल और अभिनव अंदर वाले रूम में रोशनी को लेकर चले जाते हैं। राहुल, अभिनव, तू जा, पार्टी रोक। ये कहना कि रात काफी हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। अभिनव, ठीक है। तत्पश्चात वहां पहुंच म्यूजिक प्लेयर बंद कर देता है। अभिनव, रात काफी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। सबके सब दोस्त अपने अपने घर को चले जाते हैं। मौका मिलते ही सनी, राहुल और अभिनव अचेत रोशनी पर टूट पड़ते हैं। बारी बारी से कई बार कुकृत्य करते हैं। इस वारदात को तीनों वीडियो भी बना लेते हैं। सनी, अरे यार, अब बस भी कर, कल के लिए भी तो छोड़ दो। इतना सुनते ही राहुल, अभिनव मुस्कुराते हुए, राहुल, हाँ, तेरा कहना ठीक ही है, अभी तो मजे की शुरुआत है। अब तो जी भर कर नदी के लहरों से खेलना है। तत्पश्चात सभी पास वाले कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सब के सब गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही रोशनी अचेत अवस्था से बाहर आती है, सब से चादर में लिपट जाती है। वो क्षण अपने दोस्त को धिक्कारते हुए, रोशनी, हमारे बगीचे में कोई बहरूपिया घुस गया है। वो हर रात फूलों को तोड़कर पैरों से कुचलता है। एक दिन फूलों को कुचलते हुए गिर गया। अब ये फूल मुस्कुराते हुए उसके कफन की शोभा बढ़ा रहा है। सनी, अपना लेक्चर बंद कर और याद रहे, अपने पल को सजो कर रखा है। जब हम बुलाए तुझे यहाँ आना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें जल्द ही पॉपुलर कर देंगे। आखिरकार रोशनी रोते हुए वहां से चली जाती है। चुपचाप धीरे से अपने कमरे में चली जाती है। वो क्षण शीशे के पास बैठ खुद से बातें करते हुए, रोशनी, मेरे हाथों की मेहंदी से लहू टपक रहा है। अब ये लहू मेरे मांग की शोभा बनेगा। मैं चुपचाप आंखों से बहते हुए लहू को पोंछती रहेंगे और इंतजार करूं कब ये लहू फूल बनकर मेरे कफन की शोभा बढ़ाएगा। टपकते हुए आंसुओं के साथ यूं ही रात गुजर जाता है। अगली सुबह चंद किताबों के साथ मायूस हो रोशनी अपने द्वार पर खड़ी थी। तभी दीपक गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे अचानक किस तरह चुपचाप देख वो हैरान होते हुए, दीपक, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? रोशनी, क्यों, मौसम में कोई खराबी है? दीपक, मौसम तो सुहाना है। रोशनी, तो मैं भी ठीक हूँ। दीपक, ये जवाब मेरे लिए है, वरना ये झुकी हुई निगाहें खुद को नहीं देखना चाहती। रोशनी, रुक जाओ, मेरा कॉलेज आ गया। तत्पश्चात गाड़ी से नीचे उतर बिना कुछ कहे रोशनी सर झुकाए चली जाती है। ये देख हैरान दीपक, रोशनी, तुम तो कुछ छिपा रहे हो। इतना सोचते हुए दीपक अपनी गाड़ी घुमा चला जाता है। इधर रोशनी अकेले सीढ़ियों पर बैठ खुद को कोस रही थी। रोशनी, काश उस दिन दीपक की बातों को समझ लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। अब तो रोशनी खुद अपनी ही रोशनी में जल रही है। वो क्षण उसके आंखों से आंसू टपकने लगता है। तभी सनी अपने दोस्त अभिनव और राहुल के साथ पहुंच जाता है। सीढ़ियों पर रोशनी को अकेले देख मुस्कुराते हुए, सनी, ये क्या, तुम आंसू बहा रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तीन तीन हैंडसम लड़के तुम्हें नसीब से मिल गए। रोशनी, मेरे समझ, मेरा विश्वास, मेरा उम्मीद
और मेरा सम्मान खड़ा है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू टपक रहा है। शायद ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम इसके गुनहगार हो। राहुल, हम तुम्हारी खुश खूबसूरती से कायल हो चुके हैं, इसलिए गुनाह हो जाता है। अभिनव, अब बातों बातों में वक्त न गंवा करिए, इसे ले चलो। सनी, देर मत करना, गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहते हुए तीनों कॉलेज के बाहर चले जाते हैं। अपने गाड़ी पर बैठ रोशनी का इंतजार करते हैं। इधर रोशनी नम आंखों से खुद को कोसते हुए, रोशनी, पापा, मुझे माफ करना, मेरी आंखें खुली हुई है, फिर भी मर्यादा लांघ रही हूँ। एक स्त्री होने का अपराध झेल रही हूँ। सर झुका रोशनी अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। चंद कदम चलते ही गाड़ी के पास पहुंच जाती है। आखिरकार चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। तत्क्षण गाड़ी स्टार्ट कर सीधे जंगल की तरफ निकल देते हैं और थोड़ी ही देर में उसी खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। सनी, राहुल और अभिनव बारी बारी बलात्कार करते हैं। जब उसका जी भर गया, सनी, ले अपना कपड़ा पहन, चल तुझे कॉलेज तक छोड़ दूं। राहुल, अरे थोड़ा जल्दी पहन, हम सबको कोई को देरी हो रहा है। सनी, अभिनव, चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। अभिनव, ठीक है। अंततः सब के सब गाड़ी पर सवार हो निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं। तभी पहले से ही इंतजार कर रहा दीपक रोशनी को इस तरह से देख हैरान हो जाता है। दीपक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रोशनी अपने दोस्त के साथ कहीं से घूम टहल कर आ रही है। तभी उसके दोस्त रोशनी को छोड़ चले जाते हैं। रोशनी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। हैरान दीपक गाड़ी स्टार्ट कर निकल देता है। तभी रास्ते में कुछ ही दूर चले ही थे कि अचानक दीपक पूछ बैठता है। दीपक, क्या हुआ? इस तरह गुमसुम तो पहले कभी मैंने नहीं देखा। ये अचानक क्या हो गया? रोशनी, तुम अपना काम करो, क्या जरूरत है मेरी तरफ देखने की? दीपक, तुम्हारा इस तरह नाराज होना लाजमा नहीं है। वैसे भी मैं कोई गुनहगार नहीं जिससे मुंह छिपाना पड़े। रोशनी, अच्छा होगा, आगे देखो, तुम गाड़ी चला रहे हो। दीपक, ओहो, अच्छा लगा, कम से कम मेरा फिक्र तो करती हो। रोशनी, बस दीपक, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। दीपक, ठीक है, लेकिन एक बात खुद से पूछे, तुम वही रोशनी हो? तब तक घर पहुंच जाते हैं। रोशनी गाड़ी से नीचे उतर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा।